गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में हम मोल कंसेप्ट पढ़ चुके थे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसी में हम अब नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, हम इसको थोड़ा टेक्निकली देखते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन है, क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बात करते हैं CO2, इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। इस CO2 में देखिए कि मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 40, या मोलर मास कहें तो 44 ग्राम। और इसमें कार्बन कितना है, इसमें सिर्फ कार्बन एक एलिमेंट है, इसका मास है 12 ग्राम। तो इस कार्बन का परसेंटेज टोटल मॉलिक्यूलर मास में से कितना है, तो इसका परसेंटेज फाइंड करने को ही हम क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट का मास वाइज परसेंटेज क्या है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब हम परसेंटेज कंपोजिशन जानेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से किसी अननोन मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ये तो आप लोग देख ही चुके हैं कि किसी मॉलिक्यूल्स में कोई एलिमेंट है, मास वाइज कितना परसेंटेज रखता है, उसकी वैल्यू क्या मास वाइज, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। तो हम इसको जनरली यूं पढ़ सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें उसका मास, जिसका हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, या यूं कहें मोलर मास, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू 100। ये हम मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड यूज में लेंगे। मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास परसेंट निकालना हो, जैसे CO2 में भी बात कर रहे थे, कार्बन का परसेंटेज निकालना हो, तो उस कार्बन का वेट, जो भी कार्बन का 12 ग्राम, और CO2 का टोटल मास कितना है 44 मोलर मास, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका परसेंटेज आ जाएगा। तो चलिए 2-3 प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हम इसकी बात करते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन कैलकुलेट कर रहे हैं, 2-3 हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ H2O के लिए बात करते हैं। कैलकुलेट मास परसेंटेज फॉर हाइड्रोजन एंड मास परसेंटेज फॉर ऑक्सीजन, ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले बताइए H2O का मोलर मास कितना है, बोलिए। H2O का मोलर मास होता है 18 ग्राम, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए मास परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ या मोलर मास ऑफ H2O इंटू 100। ठीक है, अब बताइए इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना हाइड्रोजन है। देखिए H2O में कितना हाइड्रोजन है, 2 एलिमेंट्स है हाइड्रोजन की, H प्लस H, और इसका मास कितना 1 ग्राम, इसका कितना है 1 ग्राम। तो बताइए टोटल मास कितना हुआ 2 ग्राम। तो मैं मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ, 2 ग्राम, और टोटल वाटर का मास कितना है 18 ग्राम। तो 2/18 इंटू 100 इक्वल टू, ये कितनी वैल्यू आ गई बताइए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11.18%। तो ये परसेंटेज आ गए आपके हाइड्रोजन के लिए। बोलो क्लियर है ये बात। अब हम इसी तरह से जैसे हाइड्रोजन का कैलकुलेट किया है, उसी तरह हम ऑक्सीजन का मास परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो बोलिए मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितनी वैल्यू पुटअप करेंगे। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम, और इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है, एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो हम क्या पुटअप करेंगे 16 ग्राम। और पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है 18 ग्राम। ये लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज निकाल लें तो कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 88.79%।
88.78%, तकरीबन ये 88% इसका वैल्यू है। और आगे डिजिट्स में है उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आप यहाँ तक 88% है, तकरीबन इसका 89% है, ये 89% है और ये 11% इसका मास परसेंटेज है। ठीक है, तो देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रॉब्लम और लेते हैं। हम बात करते हैं ब्लू विट्रॉयल की, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2, इसकी बात करते हैं। इसमें हम हर एलिमेंट का, कॉपर का, सल्फर का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए पूरे मॉलिक्यूल्स का मोलर मास क्या होगा। पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ सल्फर और ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पर 5 एलिमेंट्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। H2 को हम एक साथ निकाल लेंगे। तो कॉपर का कितना होता है 63.5, सल्फर का कितना होगा 32, 4 एटम्स ऑक्सीजन के, एक का कितना होता है 16 और 5 कितने हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के। एक वाटर मॉलिक्यूल्स की वैल्यू कितनी है 18 ग्राम। तो इन सब को आप ऐड कीजिए, कितना होगा 249.5 ग्राम। ये लीजिए आपके सामने कॉपर, इस कॉपर सल्फेट .5H2 जिसको ब्लू विट्रॉयल बोल रहे हैं, इसका मोलर मास कितना हुआ 249.5। अब आप एक एक एलिमेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मास परसेंटेज ऑफ कॉपर। बताइए इसमें टोटल कितने कॉपर एलिमेंट हैं, एक, तो उसका मास कितना है 63.5 ग्राम। टोटल बताइए कितना है 249.5 ग्राम, 0.5 ग्राम इंटू 100। ये कैलकुलेशन कीजिए, आपका क्या आएगा मास परसेंटेज आएगा। इसका तकरीबन आ रहा है 25.45%। ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 25% इसका अप्रोक्स वैल्यू आ रही है। अब हम बात करते हैं कॉपर के बाद में हम बात करते हैं सल्फर के लिए। तो मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, हाँ जी, सल्फर के कितने एलिमेंट्स हैं, सिंगल एलिमेंट्स हैं, इसका मास कितना है 32 ग्राम। तो लीजिए 32 ग्राम, टोटल मास कितना है 249.5 ग्राम इंटू 100। इसको कैलकुलेट कीजिए। सल्फर के केस में कितना आ रहा है 12.82%, 12.82% इसका ये कंपोजिशन आएगा। तो सल्फर के बाद में कॉपर आपने कैलकुलेट किया, सल्फर। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, हाँ जी, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है यहाँ पर सबको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर कितना हुआ 64 तो ये ऑक्सीजन के 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने हैं 5, 80 इसका 144। तो क्या लिखेंगे 144/249.5 इंटू 100। तो इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन का आएगा 57.71। इसी तरह से आप हाइड्रोजन के लिए करें। हाइड्रोजन के लिए कितने 10 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के हैं। हाइड्रोजन का टोटल मास कितना होगा, इसका 2 ग्राम होता है तो 5 इतने कितना हुआ 10 ग्राम। तो आप यहाँ रखेंगे हाइड्रोजन के लिए मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 10 ग्राम अपॉन 249.5 इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन का आएगा 4.040%। तो इस तरह से आप हर एलिमेंट का आप मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। ये परसेंटेज कंपोजिशन जैसे ही आप फाइंड करेंगे तो फिर हम इसको कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, अननोन एम्पेरिकल फार्मूला दे रखा हो उससे कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, ये आप इससे सीखोगे। तो अभी आप लोगों ने क्या सीखा, मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और देखिए एक एथाइल एल्कोहल का एक एग्जांपल और लेते हैं।
C2H5OH। इसमें दो एलिमेंट कार्बन के हैं, 2 × 12 प्लस 5 और एक 6 एलिमेंट किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और एक एलिमेंट ऑक्सीजन का है, तो टोटल इसका मोलर मास हो गया 46 ग्राम। तो बोलिए हर एलिमेंट का हम बात करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालते हैं। तो सबसे पहले मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो बोलिए मास ऑफ कार्बन, कार्बन कितना है, 2 एलिमेंट्स कार्बन के हैं, तो बोलिए कितना वेट होगा 24 ग्राम। 24 ग्राम। टोटल मोलर मास कितना है 46 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, ये जो भी परसेंट आएगा वो कार्बन का मास परसेंटेज होगा। इसी तरह से देखिए मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने 5, एक यहाँ पर है 6, तो 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन का मास क्या होगा 6 ग्राम। 6 ग्राम। टोटल मास किस एल्कोहल का कितना है, इथाइल एल्कोहल का 46 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। तो जो भी परसेंटेज आएंगे वो कौन से परसेंटेज होंगे, किसके होंगे, हाइड्रोजन के मास परसेंट होगा। और बचा भी क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कैसे फाइंड करेंगे, बोलिए मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का टोटल वेट कितना है, ऑक्सीजन कितने एलिमेंट्स है, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो आप क्या लिखोगे 16 ग्राम। टोटल मास मॉलिक्यूल का कितना है 46 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप इसको जो भी कैलकुलेट करेंगे, जो भी इसका परसेंटेज आ रहा है वो क्या होगा, इसका मास परसेंट होगा। तो बोलिए मास परसेंटेज कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग इसको जरूर कीजिए। मैं आपको 2-4 मॉलिक्यूल देता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट या फाइंड मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपको ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालना है, KMnO4, आप इसमें ऑक्सीजन का मास निकालेंगे। दूसरा दे रहा हूं, आप निकालेंगे पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ऑक्सीजन का निकालेंगे। और देखिए सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसमें ऑक्सीजन का निकालेंगे। ये आप प्रैक्टिस के तौर पे कीजिए, ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे मास परसेंटेज के बाद में हमारा नया टॉपिक होगा, वो हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आपका क्या सेंस है, आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस स्टूडेंट, नाम से ही पता है कोई भी मॉलिक्यूल है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है C6H12O6। इस केमिकल फॉर्मूले से हम ये बता रहे हैं कि ग्लूकोज में कार्बन एलिमेंट कितने हैं। तो ग्लूकोज में कार्बन एलिमेंट कितने हैं 6, हाइड्रोजन एलिमेंट कितने, टोटल इंटायर ग्लूकोज के सिंगल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, आप कहोगे कि 12 एलिमेंट हाइड्रोजन के हैं। और ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट हैं 6 एलिमेंट। तो देखिए जो भी केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एलिमेंट है उनकी एग्जैक्ट नंबर बताता हो, सही नंबर बताता हो एलिमेंट्स की या एटम्स की, उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। द केमिकल फॉर्मूला विच एक्सप्लेन द एग्जैक्ट नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मॉलिक्यूल कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, फिर से देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड or a molecule which tells us how many exact number of elements present are called chemical molecular formula। ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ। अभी फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं एथेन, तो एथेन का क्या है, आप लिखते हैं CH3 और CH3 एथेन। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 + 3 कितना हुआ 6, तो C2H6। ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, इथेन का। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से हमको क्या पता चलता है कि इथेन में कितने कार्बन एलिमेंट हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं, और हाइड्रोजन एटम्स कितने, बोलिए आप कहेंगे कि सर 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो इथेन के लिए C2H6 क्या हुआ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और देखिए
अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये है प्रोपीन, तो बताइए इस प्रोपीन में कितने कार्बन एलिमेंट हैं? 3, 1, 2 एंड 3। ओके, कितने हाइड्रोजन एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो C3H6, ये जो केमिकल फॉर्मूला मैंने लिखा है उसको हम क्या कहेंगे कि ये प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि ये इस प्रोपीन में एग्जैक्ट एलिमेंट कितने हैं उनकी नंबर्स बता रहा है कि कार्बन, इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है और इसमें 6 हाइड्रोजन एलिमेंट या 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो बोलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? अब हम बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की। देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्या सेंस है। एम्पेरिकल फॉर्मूला, अभी हम बात करें ग्लूकोज की। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। तो ये फॉर्मूला तो ये बता रहा था कि ग्लूकोज में एग्जैक्ट कार्बन कितने? 6, उसमें हाइड्रोजन कितने? 12, और उसमें ऑक्सीजन कितने? 6। लेकिन बताइए ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? ये आपस में किस रेशियो में इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है? तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो मैं निकालता हूं, तो देखिए क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बताइए इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। इससे सिंपल कोई रेशियो नहीं है। तो होल नंबर में इनका जो सिंपलेस्ट रेशियो है 1:2:1। तो इस फॉर्मूले को हम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए क्या कह सकते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला कह सकते हैं। इधर देखिए हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं बेंजीन। बेंजीन में कार्बन होते हैं 6 और हाइड्रोजन भी कितने होते हैं? 6। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड्स हैं। ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेंजीन है। तो बेंजीन में कार्बन काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6। हाइड्रोजन काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, H6। तो बताइए बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? C6H6। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बाद एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करते हैं। तो बेंजीन में क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और इन दोनों एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? आप कहेंगे कि सर इनका सिंपलेस्ट रेशियो होगा 1:1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए? बेंजीन के लिए C1H1। दिस वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर बेंजीन और दिस वन इज एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर बेंजीन। तो यूं कह सकते हैं कि बेंजीन में जो एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशियो है वो क्या है? 1:1 है। या यूं कहें कि बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है? 1:1 है। ओके, तो देखिए बेंजीन हुआ। अभी इसकी बात एक और लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें इस मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। और एग्जैक्ट ऑक्सीजन कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं। अब देखिए अगर मैं कहूं कि इस मॉलिक्यूल में एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? तो आप बताइए दोनों का यहाँ 2:2। इट मीन्स सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? 1:1। यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या होगा? हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन भी उसके रेशियो में कितना है? 1 है। तो इस सिंपलेस्ट फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला कह सकते हैं। तो अभी हमारा कंक्लूजन क्या निकला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या सेंस है? कोई भी मॉलिक्यूल, इसमें एग्जैक्ट एलिमेंट्स कितने हैं, एटम्स क्या हैं, वो जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहे हैं। लेकिन उस फॉर्मूले में एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशियो होगा, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। देखिए अब हम इनके रिलेशन की बात करते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूले के क्या बोल सकते हैं? डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे? आपको कोई डेफिनेशन पूछने वाला नहीं, आपको ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एग्जैक्ट एलिमेंट्स है उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको तो हम क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहे हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला किसको बोल रहे हैं? किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में प्रेजेंट एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट होल नंबर में रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो को हमने क्या नाम दिया है? एम्पेरिकल फॉर्मूला कह रहे हैं। चलिए अब इनके रिलेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स
क्या ये दो छोटे छोटे टर्म्स आपको क्लियर हुए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है आप बता सकते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूले से क्या सेंस आप बता सकते हैं? गुड। चलिए अब हम बात करते हैं दोनों में रिलेशन क्या है। इधर देखिए, फिर भी मैं यहां लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। यस, इधर देखिए, हम बात करते हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बोलिए? C6H12O6। ये सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको रिलेशन सेट करना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंपलेस्ट रेशियो वो क्या है? C1H1O1। एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी आपने देखा, वही मॉलिक्यूल ले रहा हूं, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये H2O2। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो सिंपलेस्ट रेशियो है, बताइए क्या होगा? यहाँ 2:2 में, इसका मतलब सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा, H1O1। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि मैं इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो बताइए ऐसे किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी सारे एलिमेंट एग्जैक्ट इस पोजीशन में आ जाए। तो यहां पर कार्बन 1 है, यहां ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, सॉरी, यहां पर 6 है, तो 6 C1 H21 और O1 है। तो अभी इसको मैं इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं, एम्पेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो बताइए किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं? आप कहेंगे सर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, कार्बन 1 है वो किस में कन्वर्ट होगा? C6 में कन्वर्ट होगा। H2 है वो 6 से मल्टीप्लाई करते ही किस में कन्वर्ट होगा? 12 में कन्वर्ट होगा। यहाँ फिर ऑक्सीजन 1 है, 6 से मल्टीप्लाई करते हुए किस में कन्वर्ट होगा? 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। यानी एम्पेरिकल फॉर्मूले को आप किसी न्यूमेरिक डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। इधर देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2 था और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला H1O1 है, तो बताइए इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए? तो आप कहेंगे सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे ये H2 में और ऑक्सीजन भी 2 में कन्वर्ट हो जाए, और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यूं कह रहे हैं या यूं समझ सकते हैं कि आप एम्पेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक न्यूमेरिक डिजिट जिसको मैं नाम दे रहा हूं n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखिए फिर हमारे बीच में हम इसके लिए क्या रिलेशन निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में, तो वो देखिए। तो इस जितना भी हमने समझा तो हम क्या निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये हमारा कंक्लूजन निकला। बोलिए समझ में आती है कि नहीं बात? या यूं लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये लो, ये आपको नोट करना है, माइंड में रखना है। तो ये n क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला का रेशियो है। तो आपने समझा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसे कन्वर्ट होगा? जब एम्पेरिकल फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक n कोई भी डिजिट है, न्यूमेरिक डिजिट है। ग्लूकोज के लिए इसकी वैल्यू कितनी थी? 6 थी। और हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए जब आप एम्पेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे थे तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? n से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब देखिए दूसरा, अब मुझे आप लोगों को मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला दे के रखा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया C1 और H1, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करो।
आपको क्या क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला एक हाइड्रोकार्बन का C1H1, आप इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट कीजिए। तो आप लोग कहेंगे ठीक है, सिंपल है, हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन ये है कि वो n की वैल्यू क्या होगी। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से करूं या 4 से करूं, मैं तो नहीं जानता। अगर मैं 2 से करता हूं तो क्या फॉर्मूला बनता है, C2H2। 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, C3H3। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, C4H4। तो फिर एग्जैक्ट क्या है, मुझे तो मैं तो नहीं जानता कि वो n की वैल्यू क्या है। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि आपको n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, n की वैल्यू होगी क्या। तो देखिए n कैसे निकालेंगे। तो हम एक वापिस एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है, फॉर्मूला C6H12O6। बताइए इसका मोलर मास कितना है, कार्बन कितने हैं 6, 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 12, ये 12 कार्बन का मास है, 6 जितने एलिमेंट्स हैं, ओके 6 एलिमेंट है। अभी एलिमेंट कितने हैं 12 और हाइड्रोजन का मास कितना है 1, तो मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम और कितने एलिमेंट है 6, तो 6 इंटू 6, इन सब को आप सम करेंगे तो आप इसका मास कैलकुलेट करेंगे 180 ग्राम। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना हुआ 180 ग्राम। चलिए अब फिर देखिए ग्लूकोज C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मैं इसको एम्पेरिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा 1:1। तो क्या लिख सकते हैं C1H2O1। ओके, अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। कार्बन कितना है 1, 12 ग्राम प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2 ग्राम प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, यानी एक है 16 ग्राम इक्वल टू कितना हुआ, सबको आप सम करेंगे तो 30 ग्राम। ओके, अब देखिए मैं इस मॉलिक्यूलर मास में अगर इस 30 ग्राम से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है, मैं 180 ग्राम जो कि उसका मॉलिक्यूलर मास था और उसमें से एम्पेरिकल मास 30 ग्राम को मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आता है 6। तो इससे आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं, इससे ये निकलता है कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप सब जगह सेटिंग करके देखेंगे, इस तरह से इनको कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि n की वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है कि मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ हो तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो उससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, वो न्यूमेरिक डिजिट जिससे मल्टीप्लाई करके आप एम्पेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस केस में देखिए 180 ग्राम अपॉन 30 ग्राम इक्वल टू 6। अब आप उसको आसानी से एम्पेरिकल फॉर्मूले को इस 6 से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर देखिए, तो हमारे पास जो 2 फॉर्मूले हैं उनको आप अच्छे से रिमेंबर कीजिए। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है, आपको डायरेक्ट ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू n। सेकेंड वन याद रखना है, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। इक्वल टू n।
आप लोगों को हर वक्त दिमाग में दो बातें रहनी चाहिए। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, n होगा। और ये n कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास पता हो और एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास पता हो तो इसमें इसको डिवाइड करके आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों के बीच में रिलेशन है। तो अब आप लोगों को एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको देखिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दोनों का रिलेशन क्या है। A hydrocarbon which has C2 या यूं कहें कि C1H1 एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक हाइड्रोकार्बन है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, C1H1 है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। और साथ में दिया है मॉलिक्यूलर मास। (26 ग्राम। क्वेश्चन क्या है कि कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर मास 26 ग्राम है और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला C1H1 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ एम्पेरिकल फॉर्मूला इज C1H1 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 26 ग्राम। तो देखिए आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला तो है मेरे पास C1H1, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो मुझे क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला दिया कि मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है उसका मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कितना, 26 ग्राम। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है C1H1, तो C1H1 से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कैलकुलेट कीजिए। कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम और हाइड्रोजन का कितना है 1 ग्राम, इक्वल टू कितना हुआ 13 ग्राम। तो आप क्या लिखेंगे 13 ग्राम, तो 26 ग्राम डिवाइड बाई 13 ग्राम इक्वल टू 2। तो आपके पास वो n की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 आ गई है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिलेशन आपको पता है, क्या लिखेंगे n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या बनेगा आप बताइए, n की वैल्यू कितनी फाइंड की आपने 2, और आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है C1 और H1। तो C1 और H1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बोलिए, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा C2 और H2, यानी वो हाइड्रोकार्बन क्या है C2H2, या यूं कहें वो इथाइन है। वो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, इथाइन C2H2। तो इस तरह से हमने रिलेशन देख करके एक सिंपल सी प्रॉब्लम की। एक बार फिर से देखिए, एक हाइड्रोकार्बन जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताया गया C1H1 है और साथ में क्वेश्चन में उसका मास भी बताया गया है, मॉलिक्यूल का मास बताया गया 26 ग्राम। एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास दिया है, आपसे उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो उस केस में हमारे पास दो रिलेशन है, दोनों रिलेशन को यूज करते हुए हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमको पता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जब आप उस न्यूमेरिक डिजिट का फाइंड कर लेंगे, उसकी वैल्यू 2, 3, 4 जो भी होगी उसको उस एम्पेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वो n की वैल्यू होगी क्या। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको दूसरा रिलेशन दिया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास अपॉन मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो आपके पास n की वैल्यू आ सकती है। तो आपको जो मॉलिक्यूलर मास दिया था 26 ग्राम और एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास निकाल सकते हैं। तो आपने कितना निकाला 13 ग्राम
26 ग्राम में 13 ग्राम डिवाइड करते हैं तो कितनी आई वैल्यू 2। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 2। और अब एम्पेरिकल फॉर्मूले को आप n की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ये बात आई समझ में, बहुत सिंपल सी बेसिक सी बात थी। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, और किस तरह से एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट किया ये भी आपने पढ़ा। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बताए आपको कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूले को आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो जो ये सब पढ़ने के बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो किस तरह से आएंगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। ए सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, सोडियम इज इक्वल टू 43.4%, कार्बन 11.3% एंड ऑक्सीजन 45.5%। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया कि आपको अलग अलग कंपोजिशन दे रखे हैं, ओके। आपको सोडियम दिया हुआ है 43.4%, केमिकल कंपोजिशन दे रखा है इसका। कार्बन का कितना दिया है 11.3% और ऑक्सीजन का कितना दिया है 45.5%। ये 45% इसका दे रखा है। तो अब आप लोगों को देखना है कि कैसे आप इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा है, आप लोगों को एक इंडेक्स बनानी है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे एलिमेंट्स जो भी हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहा है, सोडियम, यस आपने सोडियम मेंशन कर दिया। उसके बाद में क्या है कार्बन, ये लीजिए आपने कार्बन भी लिखा। और लास्ट में कौन सा तीसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है, कौन कौन सा, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये तो तय हुआ है कि इस मॉलिक्यूल में 3 तरह के एलिमेंट हैं, कौन कौन से, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। सबका परसेंटेज दे रखा है, सोडियम का दे रखा है, कार्बन का दे रखा है और ऑक्सीजन का दे रखा है। तो आप एक टेबल बना रहे हैं जिसमें एलिमेंट लिख रहे हैं आप, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। अब आप लोगों को क्या लिखना है यहाँ पर, जो भी आपने दिया है परसेंटेज दिया है तो आप लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, ये दी, ठीक है। बताइए आप इस क्वेश्चन में देखिए, बताइए सोडियम का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है 43.4%। तो आप लिखेंगे 43.4%। आप परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, उसी की बात। कार्बन का कितना है 11.3%, ये लिखिए 11.3%। और ऑक्सीजन का लिखा हुआ है 45.5%, तो आपने लिखा 45.5%। ये आप लोगों को केमिकल कंपोजिशन दिए हुए हैं। आप लोगों को क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है कि बताइए कि सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन सिंपलेस्ट किस रेशियो में है। तो ठीक है, इसके बाद में आप नेक्स्ट टेबल में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट टेबल में आपको लिखना है एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, जो भी आपको केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है आप उसमें उस एलिमेंट के मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा 23, कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 16। आप इनके एटॉमिक मास से इस कंपोजिशन को डिवाइड कीजिए तो जो रेशियो आता है हम उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेशियो बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। 43.4 सोडियम का कितना होता है 23, ठीक है। इसके बाद में कार्बन के लिए देखिए 11.3, कार्बन का कितना है एटॉमिक मास 12 और यहाँ ऑक्सीजन का कंपोजिशन कितना है 45.5 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। अब देखिए आप इनको डिवाइड करने के बाद इनका जो कंपोजिशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, सोडियम के लिए आ रहा है 1.89। कार्बन में जब उसके मास को डिवाइड करोगे 11.3 में 12 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.94 और ऑक्सीजन का 45.5, इसमें आप 16 को डिवाइड करेंगे, उसकी एटॉमिक मास को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.83। ये एटॉमिक मास का रेशियो आ रहा है। अब इधर देखिए, इसके बाद में लीस्ट रेशियो। ये कैसे फाइंड करेंगे आप, इनमें से जो सबसे छोटा डिजिट है उसको आपस में सबसे डिवाइड कीजिए। तो फॉर एग्जांपल सबसे छोटा कौन सा हुआ 0.94,
ये 0.94 है, इन सब में इसको डिवाइड कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कितनी वैल्यू है 1.89 डिवाइड बाई 0.94, इधर 0.94 में इसी को डिवाइड कीजिए 0.94 और इधर 2.83 में इसको 0.94 को डिवाइड कीजिए। तो अब आप लोग इनको सबको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या वैल्यूज आती हैं। ये आ रही है 2, ओके, ये कितनी आ रही है 1, तो यहाँ सोडियम कितना है 2, कार्बन कितना आ रहा है 1, और इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रही है 3। तो आपके पास ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा कि नाइट्रोजन का रेशियो क्या है 2, कार्बन का रेशियो क्या है 1 और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 3। तो आपके पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो होगा Na2C1O3, Na2C1O3, ये इनके एम्पेरिकल रेशियो का फॉर्मूला है Na2C1O3। बोलिए ये बात क्लियर होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा कि अलग अलग एलिमेंट है सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, उनके इतने इतने परसेंटेज दे रखे हैं। सोडियम के लिए 43.4% दिया है, कार्बन के लिए 11.3% दिया है और ऑक्सीजन के लिए 45.5% दिया गया है। ये डायरेक्ट केमिकल कंपोजिशन आपको दिए होंगे और आपसे क्या करने के लिए कहा गया है कि आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड कीजिए। आपका जो मॉलिक्यूल दिया उसमें सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन तो है, लेकिन आपको बताना है कि उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, यानी उन सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। तो उसके लिए देखिए बच्चों क्या है, आपको एक टेबल बना लेनी है। सबसे पहले आप जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट को प्रेजेंट कर दीजिए। तो आपने बताया कि सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, आपने साफ साफ उनको दिखा दिया। अब क्या करना है, उनके परसेंटेज कंपोजिशन जो दिए हैं वो उनके सामने मेंशन कर देंगे। तो सोडियम के केस में कितना हुआ 43.4% है, कार्बन का कितना दिया हुआ था 11.3% है। कभी कभी क्या होगा कि 2 का देंगे और तीसरे एलिमेंट का नहीं देंगे, तो उस केस में क्या करेंगे कि इन दोनों को आप सम कर देंगे और सम करने के बाद इसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो तीसरे एलिमेंट का कंपोजिशन ले सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली तीनों का दे देते हैं, अगर ना दे तो आप तीसरे या चौथे एलिमेंट को बाकी सबको सम कीजिए और 100 में से माइनस कीजिए। तो चलिए यहाँ तो डायरेक्ट तीनों का दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखते हैं एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं। एटॉमिक रेशियो जो भी कंपोजिशन दे रखा है उसमें उसके एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास को डिवाइड कीजिए तो एटॉमिक रेशियो आ जाएगा। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, ठीक है। कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो जो भी कंपोजिशन दिया हुआ था आपने उसमें एटॉमिक मास को डिवाइड कर दिया, तो एक रेशियो जो आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं एटॉमिक रेशियो। तो सोडियम के केस में एटॉमिक रेशियो कितना मिल रहा है आपको 1.83, कार्बन के केस में 0.94 और यहाँ पर 2.83, ये एटॉमिक रेशियो हमको मिल गए। तो अब देखने वाली बात है कि इनमें से सबसे जो छोटा एटॉमिक रेशियो होगा उसको आप फोकस कीजिए। यहाँ सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो क्या था, कार्बन का था, कितना 0.94। तो जितने बाकी के एटॉमिक रेशियो थे उन सब में ये रेशियो डिवाइड कीजिए। तो सोडियम में 1.89 आपको मिला था, उसमें ये डिवाइड करेंगे 0.94 और उसकी वैल्यू क्या होगी 2, अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर में 2 होगी। ओके, 0.94 जो थी इसमें यही डिवाइड कीजिए 0.94 और इसका रेशियो क्या हुआ 1। और इधर ऑक्सीजन के केस में जो रेशियो आ रहा था 2.83, उसमें 0.94 डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3। अगर 2.97 मिलता है तो आप उसको राउंड फिगर में क्या लिख दोगे 3 लिख दोगे, इस तरह से, ठीक है। तो अब बताइए सोडियम कितने मिले हमारे पास। जो सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट थे, तो सोडियम का रेशियो कितना आ रहा है 2, कार्बन का कितना आया 1, ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 3। तो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ Na2C1O3। इस तरह से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन को और बढ़ाना चाहे, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने इस मेथड से कैलकुलेट कर लिया। अब सोचिए कि उसने क्वेश्चन में ही मॉलिक्यूलर मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा जो भी x मान लेते हैं, x मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। तो आपको पूछेगा कि बताइए वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है, आपको क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए, n कैलकुलेट कर लोगे तो आप इससे क्या निकालोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लोगे। और n कैसे निकालोगे, n निकालने के लिए आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन
एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इनकी वैल्यू पुटअप करो, इनका एम्पेरिकल मास निकाल लो। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया होगा, मॉलिक्यूलर मास में एम्पेरिकल मास को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू आती है। मान लो एन की वैल्यू 2 आई तो सभी एलिमेंट को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। मान लो एन की वैल्यू 3 आती है तो सभी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह से आप एम्पेरिकल फॉर्मूले को, इस रिलेशन को ध्यान में रख के आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा मेथड है। इस टेबल की हेल्प लेते हुए आप धीरे धीरे सभी एम्पेरिकल फॉर्मूले को कैलकुलेट करना सीख जाओगे। और परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज निकालना आपको बताया था स्टार्टिंग में, और जनरली ये परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। ओके बच्चों।